देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है, इस टाइप से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, वो इस सरफेस पे फॉल कर रही है। तो आपने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करा था, फिर आपकी लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी। सो वो हमारी लाइट रे कुछ इस टाइप से बेंड हो गई। बेंड होने के बाद ये स्ट्रेट पास करेगी, क्योंकि अभी मीडियम पूरा का पूरा ग्लास का बना है। पर जैसे ही हमारी लाइट रे इस ग्लास से बाहर निकलेगी, देन वो अपने ओरिजिनल पास से अगेन बेंड हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना था, लाइक दिस। सो यहाँ पे आप देखना, हमारी लाइट रे कुछ इस टाइप से बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, R1, इसको I1 बोल देते हैं। अब हमारी लाइट रे देखो, इस बेसिकली इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है ना, और वो इस वाले मीडियम पे फॉल कर रही है। तो ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको हम R2 नाम दे रहे हैं। बट ये होता एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, क्योंकि ग्लास से वो बाहर एयर में जा रही है, तो ये इंसिडेंट रही तो है ना, जो आउटवर्ड मूव कर रही है। इस वजह से नाम R2 दिया है, बट इट इज एक्चुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली। एंड लास्ट में हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, जो बाहर निकल रहा है, इसको हम I2 बोल देते हैं। एंगल ई भी बोल सकते हो, कुछ बुकें एंगल ई बोलती हैं, कुछ बुक I2 बोलती हैं, तो होती है सेम चीजें। और साथ में मैं साइड में इनको लिख देता हूं कि किस किस टर्म का क्या मतलब है। तो I1 क्या है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद हमारे पास I2 क्या है, जो हमने यहां पे बनाया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस। इसके अलावा मैंने R1 बनाया था, R1 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर मैंने R2 बनाया है, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बैक ट्रेस के लिए बोला था, मैंने कहा था कि जो इंसिडेंट रे है ना, इसको पहले फर्दर आप आगे ट्रेस करो। और जो आपकी इमरजेंट रे है, देखो ये जो बाहर निकल रही है, इसको बैक ट्रेस करो। सो इसको आपने बैक ट्रेस करा लाइक दिस। दोनों के बीच में आपको एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास डेल्टा है। एंड डेल्टा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे आज काफी बातें होंगी डेल्टा के ऊपर। तो एंगल ऑफ डेविएशन। इसके अलावा हमारे पास जो ये वाला एंगल होता है, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसको भी हम डेल्टा 1 से दिखा सकते हैं, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन 1। एंड ये वाला एंगल जो इस तरफ बनेगा, इट इज डेल्टा 2, एंगल ऑफ डेविएशन। सो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, इनको भी हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन ही बोल देंगे। तो इतनी बातें क्लियर है आपको, ये लाइट रे किस टाइप से पास हुई। बताओ, इतनी चीज क्लियर है, इतने में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा, कि मैंने जो रिफ्रैक्टेड रे बनाई है, क्या वो इस बेस के पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो डिपेंड करेगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए या एक पर्टिकुलर डेल्टा के लिए, ये जो हमारे पास लाइन होती है वो बेस के पैरेलल होती है। मींस रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी। पर एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। हाँ बोलो। बेसिकली देखो, आप यहां देखो कि आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, नहीं आ रही है बाहर से, एंड वो स्ट्रेट पास करना चाहती है। सो अपने ओरिजिनल पाथ से वो कितनी बेंड हो गई, ओरिजिनल पाथ से जितनी बेंड होगी मतलब डेविएशन हो गया, तो उसको डेल्टा 1 बोलना है।
उसके अलावा जब रिफ्रैक्टेड रे आपकी बाहर जा रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ से, देखो ओरिजिनल पाथ तो उसका बेसिकली यहां पे रहेगा, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना वो डेविएट कर गई पर वो बैक ट्रेस में देखना पड़ता है आपको, उसको डेल्टा टू बोलेंगे। फिर से सुनो, आपकी इंसिडेंट रे इस टाइप से आ रही है, स्ट्रेट जाना चाह रही थी, बेंड हो गई ना, तो जितना ओरिजिनल पाथ से बेंड होती है उसको डेल्टा वन बोला है आपने। एंड रिफ्रैक्टेड रे को बैक ट्रेस करा, अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्रैक्टेड रे जितना बेंड हो गई, बैक ट्रेस करने के बाद उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो डेल्टा टू है। बताओ क्लियर हुआ? जहां पे आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्ट इमर्जेंट रे बेसिकली दोनों जहां पे मिलेंगी, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल, देखो इंसिडेंट रे क्या है, जो आ रही है ओरिजिनल जो उसका पाथ था और जिस फॉर्म में वो बाहर निकली, इमर्ज हुई, दोनों जितने एंगल से डेविएट कर गई, दोनों कितने एंगल पे डेविएट करी होंगी दोनों रेस, वो तभी पता चलेगा जब आप दोनों को बैक ट्रेस करके मिलाओगे, तभी तो मिलेगा ना ओरिजिनल वो अपने कितने पास से बेंड हुई, दैट इज डेल्टा। ठीक है, सो ये आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हर एक एंगल की। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बस मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास स्कूल में प्रूविंग कराई है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर? क्योंकि हमारे पास है ना, डेल्टा वन डेल्टा टू में रिलेशन होता है, आर वन आर टू में रिलेशन होता है, आई वन आई टू में रिलेशन होता है। अगर आपके स्कूल में कराया है देन आई विल टेल यू, अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं है। बताओ। ओके ठीक है, फिर मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टफ नहीं है, मैं कराऊंगा इजी मैनर में ही, बस मैं पूछ रहा था जिससे कि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आपके स्कूल में हुआ है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या करते हैं ना यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं इन सारे एंगल्स के बीच में। सबसे पहले देखो, आपने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है मेरे को बताना। अगर कोई ट्राइंगल है और अगर मैं ट्राइंगल के इस वाले बेस को एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये जो एंगल बनता है इसको एंगल वन बोल देता हूं। ये जो दो एंगल है इसको एंगल टू और एंगल थ्री बोल देता हूं। जो एंगल वन है ना, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ट्राइंगल का। और प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री के। क्या इतनी बात क्लियर है कि एंगल वन है ना, तो ये आपके पास बेसिकली ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है जो मैंने डॉटेड से ड्रॉ करा है? बस मेरे हाथ को देखना, मैं यहाँ पे नेम अभी नहीं कर रहा हूं, या नाम कर देता हूं, चलो ठीक है। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम देते हैं, इस पॉइंट को सी नाम देते हैं एंड इस पॉइंट को डी नाम देते हैं। तो बताओ, ए बी डी ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एबीडी ट्राइंगल के अंदर जो ये बेस एक्सटेंड हो रहा है, ए बी वाले बेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये जो डेल्टा वाला एंगल है ये एंगल वन की तरह वर्क करेगा, और एंगल टू और एंगल थ्री की तरह डेल्टा वन और डेल्टा टू वर्क करेंगे। तो जो एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, वो इक्वल होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के। इस बात से आप सहमत होंगे? इसको बाद को मैं लिख देता हूं कि जो डेल्टा होगा इट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। एंड रीजन क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद फर्दर आगे थोड़ा सॉल्व करता हूं, देखना जरा। डेल्टा इज इक्वल टू, अब ये बताओ डेल्टा वन किसके इक्वल होगा? आपको पता है कि ये दो एंगल जो होते हैं, इन एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे अप्लाई करूं, देखो, ओके नाउ ओके ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूं कि ये वाले एंगल जो होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब इस वाली चीज को यहां से रिलेट करो, ये वाला एंगल और आई वन, और राइट हैंड साइड में आर वन प्लस डेल्टा वन, ये दोनों इसके इक्वल होंगे, हाँ या ना बताओ? तो आई वन इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल डेल्टा वन और आर वन से मिलकर बना है। तो हमारे पास जो डेल्टा वन है, ये जो डेल्टा वन है ये कैसे मिलेगा हमको? मैं यहां से बोल सकता हूं कि आई वन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और यहां से अगर मैं डेल्टा वन की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू आई वन माइनस आर वन। तो मैं डेल्टा वन की प्लेस पे लिख देता हूं
I1 माइनस R1, कहां से, इस वाली पोजीशन से। इसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड देखो जरा, बाहर जो एंगल बन रहा है दैट इज I2, और अंदर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा 2 प्लस R2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2, I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। और यहां से डेल्टा 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी I2 ऐसे ही रहेगा, R2 माइनस में आ जाएगा, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू I2 माइनस R2। तो मैं डेल्टा 2 की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं, I2 माइनस R2। इतनी बातें क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूं तो I1 और I2 एक साथ लिख देता हूं, I1 प्लस I2, और ये है माइनस R1 और माइनस R2, दोनों में से माइनस को कॉमन लो, ये आएगा R1 प्लस R2। डेल्टा की वैल्यू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब यहां पे हमारे पास क्या करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, लेट इसको वन इक्वेशन मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद अब हमें थोड़ा सा काम है इन वाले ट्राइंगल्स के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, लेट मी जस्ट राइट इट हेयर। तो देखो, इन ट्राइंगल BCD, अगर आप BCD ट्राइंगल को देखो जिसमें R1 और R2 आ रहे हैं, क्योंकि हमें R1 R2 में भी रिलेशन चाहिए ना, तो BCD ट्राइंगल के अंदर एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल C, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल R1 प्लस एंगल R2 विल बी इक्वल टू प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी चीज मैं यहां से बोल सकता हूं। देखो यहां से बोल सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ये तो ट्राइंगल BCD से आ गया इतनी चीज, एंड एंगल C हमें निकालना है। तो ठीक है, अब जरा आप यहां देखो, इतनी चीज क्लियर हुई। ट्राइंगल BCD से मैं ये बोल सकता हूं कि तीनों का सम 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहां से एंगल C होगा 180 माइनस R1 एंड माइनस R2, ब्रैकेट में रहेगा ये। नाउ क्या आप इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देख सकते हो, F बोल देते हैं इसको, FBCD। तो इन क्वाड्रिलेटरल FBCD, इसको यहां लिख देता हूं जरा, इन FBCD को देखो जरा, क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल F, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो देखो F प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। पर जो एंगल B और एंगल D है, इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। एंगल B जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि वो नॉर्मल के साथ बन रहा है, और जो एंगल D होगा वो भी 90 डिग्री होगा क्योंकि वो नॉर्मल के साथ बन रहा है। बाकी F ऐसे ही रहेगा और C भी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 360। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं कि F प्लस C इज इक्वल टू 90 प्लस 90 होता है 180, राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 इज 180। तो F प्लस C आ गया 180, मतलब इन दोनों का सम 180 है। पर एंगल जो F होता है, क्या मैं इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकता हूं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, जो टॉप मोस्ट एंगल होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो ये जो एंगल F है ये और कुछ नहीं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म A को डिनोट कर रहा है। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल C की वैल्यू आएगी 180 माइनस एंगल A। आई थिंक ये वाला पार्ट विजिबल है और आपको ये दिख रहा है, इसको कुछ मार्क कर देते हैं। देखो यहाँ पे, तो मैंने ट्राइंगल BCD से एंगल C की वैल्यू निकाली और क्वाड्रिलेटरल FBCD से एंगल C की वैल्यू निकाली। क्या ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोनों एंगल C हैं, क्या दोनों एंगल C आपस में इक्वल होंगे? बताओ। बोथ आर एंगल C, ये भी एंगल C है, ये भी एंगल C है, तो दोनों एंगल C इक्वल होंगे ना, तो मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसकी राइट हैंड साइड है 180 माइनस R1 प्लस R2, और इसकी राइट हैंड साइड कितनी है, 180 माइनस एंगल A। 180 से 180 कटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो एंगल A की वैल्यू कितनी मिली आपको यहां से, एंगल A की आपको यहां से वैल्यू मिली है R1
प्लस R2। और अगर मैं इस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को सेकेंड इक्वेशन मार्क करूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 तो एंगल ए के इक्वल है। तो अगर मैं R1 प्लस R2 की जगह पे एंगल ए यहाँ पे पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, इट विल बी एंगल ए, एंड डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। सो ये जो रिलेशन आया इसको आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। ये क्या रिलेशन है, तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन जो है, डेल्टा में I1 I2 और एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, इन चारों में रिलेशन आपको बता रहा है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आप ये सोचो, अगर हमारे पास I1 और I2 इक्वल हो गए, अगर हमारे पास I1 और I2 इक्वल हो गए तो क्या होगा, तो इसका एक स्पेशल केस बनेगा। फॉर दिस पार्ट आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। स्पेशल केस के लिए, इफ I1 और I2 दोनों इक्वल हो गए, इफ I1 इज इक्वल टू I2 और दोनों इक्वल हो गए, से I के इक्वल हो गए, दोनों के दोनों एंगल किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो गए, से I, तो अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, इट विल बी I प्लस I माइनस ए, इट विल बी 2I माइनस ए। तो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 2I माइनस ए, और यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूंगा, इस वाले पोर्शन I की वैल्यू, तो I की वैल्यू आएगी, पहले A ऐड में आएगा, A प्लस डेल्टा, देन 2 डिवाइड में आएगा, तो I की वैल्यू आएगी A प्लस डेल्टा बाय 2। तो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, मतलब दोनों I1 और I2 इक्वल हो जाएं, उस केस में A और डेल्टा में ऐसा क्या चूज करूं, तो वो आपको यहां से लेना पड़ेगा कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए एंगल ए गिवन होगा, मतलब आपको जब आप प्रिज्म बनाओगे ना किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो एंगल ऑफ प्रिज्म डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद जो डेल्टा होता है डेविएशन एंगल, वो आप प्रैक्टिकली डिटरमाइन करोगे, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना आई चूज कर पाओगे कि किस आई की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये I1 और I2 इक्वल हो गए ना, जिस भी केस में I1 और I2 इक्वल होंगे, उस केस में ये जो रे होगी वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया, इन दिस केस refracted ray is parallel to the base, refracted ray is parallel to base, refracted ray is parallel to base। रिफ्रैक्टेड रे किसके पैरेलल होंगी, बेस के पैरेलल हो जाएगी। कब, जब एंगल आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा, जहां पे ए डेल्टा और आई का यूजुअल मीनिंग है जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स है। अब जरा मैं समराइज करता हूं जो मैंने पूरा बताया सिंपल फॉर्म में। देखो क्या चीज, सबसे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए इसमें, आपको प्रिज्म आना चाहिए ड्रॉ करना, आपको प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये किस टाइप से रे बेंड हो रही है ये आना चाहिए, और सारे एंगल्स पता होने चाहिए, फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल ए होता है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, वो होता है R1 प्लस R2 के इक्वल, मतलब इन दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सम के इक्वल। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये वाला। इसके बाद सेकंड जो आपको ध्यान रखना है, दैट विल बी दिस वन, कि डेल्टा जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 माइनस ए के इक्वल। ये आपके पास इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट ध्यान रखना है वो ये वाला स्पेशल केस है, जो तब आएगा जब हम I1 और I2 को दोनों को I के इक्वल मान लेंगे। इस केस में I की वैल्यू आएगी A प्लस डेल्टा अपॉन 2। थर्ड आपको इसको ध्यान रखना है। तो अगर आपको पूरे डेरिवेशन को में कुछ भी नहीं आया तो प्रिज्म का डायग्राम जरूर आया होगा, और इन तीनों फॉर्मुलोस को आप याद करोगे। किस किस को बता देता हूं, देखो, एक तो इस वाले को, सेकंड इस वाले को, एंड थर्ड इस वाले को। इन तीन को आपको ध्यान रखना है। और थर्ड वाले में ध्यान रखना कि ये कब होना चाहिए, जब हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे वो बेस के पैरेलल हो। सॉरी, कुछ बोल रहे हो? राइट, आई कैन एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा था कि अगर आपको डायग्राम में कुछ भी समझ में नहीं आया हो कोई डेरिवेशन के अंदर, सो आप क्या करना, आप सिर्फ तीन चीजों को ध्यान रखना। द फर्स्ट वन जो मैंने यहां मार्क करा है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। सेकेंड, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। एंड थर्ड पार्ट की एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है A प्लस डेल्टा अपॉन 2 के। और ऐसा अगर हो जाता है
तो उस केस में रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती है बेस के। आपसे अगर स्कूल एग्जाम में पूछा कि बताओ कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल हो जाए, तो आप बोलोगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 हो जाए, मतलब ए और डेल्टा का एवरेज हो जाए एक तरीके से, या उसका हाफ हो जाए, तो उस केस में हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे बेस के जो पैरेलल हो जाती है, मतलब बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स ध्यान रखने हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे किस टाइप से डिपेंड करेगा, उसके लिए ग्राफ, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं, हमें डेल्टा में चाहिए कि डेल्टा में कैसा चेंज होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं एक्स एक्सिस पे बनाऊंगा, डेविएशन को मैं वाई एक्सिस पे बनाऊंगा। तो उस केस में जो ग्राफ बनता है प्रिज्म का, कैसे बनता है वो ग्राफ आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में तो डिक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, डेल्टा प्रॉपर्ली लिख देता हूं, डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है। डिक्रीज करते 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 एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब डेल्टा की वैल्यू सबसे कम हो जाती है। इसके बाद अगर आप फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो फिर आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, लाइक दिस। फिर से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कैसे डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं इंसिडेंस एंगल को बढ़ाता हूं तो क्या होगा, तो देखना। स्टार्टिंग में जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करा, डिक्रीज करा, डिक्रीज करते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डेल्टा की वैल्यू सबसे कम हो गई। इसके बाद अगर मैं फर्दर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो फिर डेल्टा की वैल्यू देखो फिर बढ़ने लग गई, इंक्रीज करने लग गई। और ये जो डेल्टा की वैल्यू सबसे कम जिस पॉइंट पे हुई है, डेल्टा की वैल्यू सबसे कम जिस पॉइंट पे हुई है, इस पॉइंट को बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी हम इसको बोलते हैं। तो और पता है आप पूछोगे ये डेल्टा मिनिमम कब आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन है क्या, ये डेल्टा मिनिमम कब आएगा, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आएगा। तो देखो आपने थर्ड वाले केस में अभी पीछे पढ़ा था ना कि जब I1 और I2 दोनों के दोनों इक्वल हो गए किसी एंगल I के, इस केस में हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू आई थी, सॉरी, इस केस में हमारे पास जो I की वैल्यू आई थी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, वो कितनी आई थी, A प्लस डेल्टा बाय 2। आपको पता है जिस केस में ना I1 और I2 इक्वल हो गए थे ना, इसी केस में, इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर डेल्टा की मिनिमम वैल्यू आती है। सोचो कितना अलग फैक्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो डेविएशन वाला एंगल होगा ना सबसे कम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा। और इसी पॉइंट को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। थियोरेटिकली मैं लिखवा देता हूं क्योंकि मैथमेटिकली आपके पास ये नहीं आएगा, तो क्या है मैं बता देता हूं, देखो आपको ऐसे समझना है, नोट डाल के लिखेंगे इसको हम, क्या चीज, कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। आपको इस डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आया तो ये लास्ट वाली लाइन तो पक्का याद रखना। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, देन देन डेल्टा बिकम्स, देन डेल्टा बिकम्स, मतलब डेविएशन जो है, डेल्टा मतलब क्या है यहाँ पे, डेविएशन, देन डेल्टा बिकम्स मिनिमम एंड एंड इज कॉल्ड, एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम
डेविएशन। और सुनो 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 सुनो, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा के नीचे डेल्टा MIN भी लिख दूं ना, तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि I1 I2 जब इक्वल हो गए थे तो उस केस में A प्लस डेल्टा बाय 2 आ गया था, जहां पे डेल्टा मिनिमम है। अब मेरे से पूछो कि आपको इस वाले पॉइंट में क्या चीज समझ में नहीं आई। बताओ कोई ऐसा पॉइंट जो इस वाले समझ में नहीं आया हो इस वाले केस में। ठीक है, ये आपके पास ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया आई थिंक। सो फर्स्ट फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे चीजें पूछ सकता है। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है उसको मैं थोड़ा बता देता हूं, उसके लिए इतनी स्पेस नहीं चाहिए अपने को। सेकंड जो फैक्टर होता है दैट इज योर मटेरियल ऑफ प्रिज्म, या मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड में बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिस ग्लास का प्रिज्म बना होगा उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस पे हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिपेंड करेगा। इसके अलावा किस चीज पे डिपेंड करेगा हमारे पास, तीसरा जो फैक्टर है डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर मतलब आपने जो लाइट ली है ना उसकी वेवलेंथ क्या है, आपने रेड कलर की लाइट ली है कि ब्लू कलर की लाइट ली है कि येलो कलर की लाइट ली है, क्योंकि हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। तो जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी उसका फिर एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा। ये तीन फैक्टर्स ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी हमारे पास डिपेंड करता है। दिस इज अ प्रिज्म। ठीक है, अब सुनना, इस प्रिज्म से लेफ्ट हैंड साइड से एक इंसिडेंस रे आएगी। अब ये जो इंसिडेंस रे है ना इसको मैं सनलाइट ले रहा हूं, इसको मैं क्या ले रहा हूं, सनलाइट ले रहा हूं। सनलाइट ही क्यों ले रहा हूं भाई, सनलाइट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सनलाइट जो होती है ये हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है सनलाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है, आप में से कोई बता सकता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट किसे बोलते हैं। राइट, तो एक ऐसी लाइट जिसके पास एक से ज्यादा वेवलेंथ होती है उसको बोलता है पॉलीक्रोमेटिक। सो मोर देन वन वेवलेंथ, जिस लाइट के पास एक से ज्यादा वेवलेंथ होती है तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। तो सनलाइट जो आपके पास आती है आपको डेफिनेटली पता होगा, आपने घर में आपके पास सीडीज आपने कभी देखी होंगी, सीडी देखिए सर्कुलर शेप की जो सीडी होती है जो जिससे पहले मूवीज वगैरह चलती थी। अगर आपने कभी भी उस सीडी को सनलाइट पे रखा होगा तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखते होंगे, है ना, रेड येलो ग्रीन ब्लू, तो पूरा पैटर्न दिखता है बेसिकली वो। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट बेसिकली 7 कलर से मिलकर बनी होती है। सनलाइट के कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं आपके पास टोटल। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, विबग्योर होता है, विबग्योर पैटर्न होता है। बना देता हूं देखो आपके लिए मैं, तो कुछ इस टाइप से मैं बैंड करा देता हूं पहले लाइट को। जैसी हमारी सनलाइट इस पॉइंट पे पड़ेगी तो अपने वो कलर्स में टूट जाएगी, अपने कलर्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन होने के बाद कितने कलर्स में ब्रेक डाउन होगी वो, जितने कलर से वो बनी होगी। मैंने अभी बताया कि सनलाइट आपके पास 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और कौन कौन से वो कलर होते हैं, वो कलर होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर, विबग्योर। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से लाइट ब्रेक डाउन हो जाती है। अब आप यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे आप देख लो कि सबसे ऊपर हमारे पास कौन सा कलर है, रेड कलर सबसे टॉप मोस्ट पर है, रेड कलर इज एट द टॉप। तो आपको रेड कलर के बारे में क्या क्या पता है, देखो मेरे को तो रेड कलर की वेवलेंथ भी पता है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर होती है। और जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो कितनी हुआ करती थी, 400 नैनोमीटर। मतलब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन लो जरा, इससे क्या ऑब्जर्वेशन लोगे कि रेड कलर जो है अपने पाथ से सबसे कम बेंड हुई, देखो
ऐसे आई, जैसे ही ब्रेक डाउन हुई, टकराने के बाद उसकी बेंडिंग देखो कम है, और वॉयलेट लाइट देखो कितनी ज्यादा बेंड हो गई। तो मतलब रेड कलर की जो बेंडिंग है, एक तरीके से बोलूं मैं, बेंड सबसे हमारे पास क्या है, इसकी लीस्ट बेंडिंग है, बेंडिंग इज लीस्ट। और जो वॉयलेट कलर है सबसे ज्यादा बेंड हुआ, वो बेंडिंग इज मोर। अब आप पूछोगे बाकी कलर्स कहां गए, वॉयलेट बना दिया मैंने, रेड बना दिया मैंने, तो बाकी कलर्स इसी के बीच में होंगे, मतलब इसी टाइप से होंगे, यहां पे वो लाई करेंगे। ठीक है, 7 कलर्स आपके पास यहाँ पे लाई करेंगे। और जो कलर्स आपके पास होंगे दैट विल बी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, एंड द लास्ट वन इज योर रेड। सो आप खुद बताओ, जब मैं इन रेस को बैक ट्रेस करूंगा तो क्या हर एक केस में डेल्टा की वैल्यू अलग अलग आएगी या नहीं आएगी, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन जब मैं बनाऊंगा, और मैं बैक ट्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम खराब हो जाएगा। जब आप इसको पीछे की तरफ बैक ट्रेस करोगे और इनको मैचअप करोगे, तो आप डेफिनेटली देखना कि आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है हर एक कलर के लिए अलग अलग आएगी। मतलब जो डेल्टा है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो हर एक कलर पे डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इस वजह से वेवलेंथ के ऊपर भी आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। जो मैंने बात बोली है इसको भूल ना जाओ, इस वजह से मैं इसको लिखवा भी देता हूं आपको। क्या बोला मैंने, मैंने यहां पे बोला कि सिंस, मैंने बोला सिंस एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, सिंस एंगल ऑफ deviation is different for different colors, डिफरेंट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होगा, देयरफॉर वेवलेंथ, therefore angle of deviation depends on wavelength of the light, angle of deviation depends on wavelength of light। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो जिससे पूछूंगा वो बताना। सबसे पहले महेश आप बताओ, कौन सा कलर है सबसे ज्यादा जो बेंड हुआ है, विच कलर इज बेंड द मोस्ट इन दिस केस। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ मेरे को, वर्तिका बताओ, विच कलर सबसे ज्यादा, सबसे कम बेंड कौन सा कलर हुआ है, सबसे कम बेंडिंग किस कलर की हुई है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मेरे को बताओ, आप फातिमा आप बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किस कलर के लिए होगा। आप कह रहे हो रेड कलर के लिए सबसे कम डेल्टा की वैल्यू होगी, ऐसा क्यों। जो सबसे कम डेविएट होगा उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो डेल्टा होगा वो कम होगा। सबसे कम बैंड कौन सा हुआ है हमारे पास, रेड कलर हुआ है ना, सबसे कम बैंड रेड कलर हुआ है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अपने ओरिजिनल पास से सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा। तो मैं इसी में ऐड कर देता हूं कि डेल्टा मिनिमम किस केस के लिए होगा, रेड के लिए, डेल्टा मतलब डेविएशन। और डेल्टा मैक्सिमम किस केस के लिए होगा, हमारे पास वॉयलेट कलर के लिए सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर आपको हो गई। चलिए, अब ये जो फिनोमिना आप देख रहे हो, सनलाइट का आना, रिफ्रैक्शन होके 7 कलर्स में टूट जाना, इस कलर को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब व्हाइट लाइट आएगी और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाना, टूट गई, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। दक्ष मेरे को डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट की डेफिनेशन बताओ।
ओके, ठीक है ठीक है, सही बोला आपने। और मैं थोड़ा और प्रॉपर्ली इसको लिखवा भी सकता हूं कि मैं ऐसे लिखवा देता हूं, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, scattering of white light into its constituent color, constituent colors after refraction, after refraction is called dispersion. इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है, एक एक चीज और पूछ सकता है, विच आई विल ऑल्सो राइट, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख दूं छोटा सा स्मॉल, कि आपके पास यहाँ पे ये पूछ सकता है कि आपके पास क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये जो 7 कलर्स आपको ऑब्टेन हुए हैं ना, ये वाली चीज, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम इज व्हाट, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लियर है बात। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, है ना। जो भी मन में डाउट आता है आपको पूछ लेना चाहिए। सो दिस रे इज अ ग्रीन रे, आपको बता रखा है कि जो लाइट रे है ना, ये ग्रीन कलर की रे है, ये लाइट रे इज ग्रीन कलर की रे। सो अ ग्रीन रे is incident normally on the prism, normally ये green ray is incident on a prism। ये प्रिज्म के नाम दे रखे हैं, ये एक प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म है। ड्रॉ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एज इट एंटर्स एंड इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। तो बताओ ये एंटर कर रही है, अभी जब बाहर निकलेगी तो उसका पाथ क्या होगा, आपको वो बताना है। ठीक है, अगर लिखा है मार्क द एंगल वेन एवर नेसेसरी, अगर आप एंगल भी बता पाओ तो अच्छी बात होगी। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ कैसे आपको बनाना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, अगर क्वेश्चंस में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आपकी लाइट रे आई, ये 90 डिग्री पे इस सरफेस पे पड़ रही है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपको मैंने बताया था कि अगर लाइट रे कभी भी किसी भी सरफेस के नॉर्मली पड़ती है, जैसे ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, अगर मैं लाइट रे को 90 डिग्री से भेजूं, स्ट्रेट भेजूं, तो ये बिना डेविएशन के स्ट्रेट ही पास हो जाती है ना। तो देखो इस वाले केस में भी कुछ इसी टाइप से हो रहा है, बाहर ये एयर में है, अब ये ग्लास में आ रही है, पर ये लाइट रे जो है वो 90 डिग्री एंगल बना के आ रही है सरफेस के साथ। तो क्या ये स्ट्रेट ही पास, मतलब स्ट्रेट ही पास नहीं हो जाएगी लाइक दिस, बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाएगी ये। तो ऐसे ये पास हो गई। अब इसके बाद, अब जैसी वो इस सरफेस पे टकराएगी, हमको यहाँ पर ये चाहिए कि ये कितने एंगल से स्ट्राइक कर रही है। अब ये बाहर निकलेगी, है ना, तो उसको मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो आप क्या करो, मैंने बताया था जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करे उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ। तो जब मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, सरफेस के 90 डिग्री पे, देखो 90 डिग्री है। अब आप थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करो, देखो ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। ये और ये दोनों लाइंस, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और क्या ये इन दोनों को काटने वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ वहां से भी बता सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी मेरे को ये बोल रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा ये वाला एंगल, बता सकते हो कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 चाहिए। तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपके पास, 90 प्लस 60 आपके पास हो जाएगा 150, और 150 में 30 ऐड करोगे तो 180 आएगा, तो रिमेनिंग एंगल होगा 30 डिग्री। अब देखो ये 30 डिग्री है एंड ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। ये 90 है, ये 30 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। पर हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए होता है कि हमारी जो रे है ना, वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। ये 60 नहीं चाहिए मेरे को, 60 तो बना रही है बेस के साथ, नॉर्मल के साथ कितना बना रही होगी एंगल, ये वाला एंगल। ये 60 है तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है पर समझो इस चीज को, ये 30 है, ये 60 है, मैंने कहा नॉर्मल के साथ ये जो हमारे पास अंदर चल रही है रे, डिफ्रैक्टेड रे, वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल होगा ये इंसिडेंट एंगल की तरह काम करेगा, और ये 30 डिग्री का है। अब अगर ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जब ये लाइट रे बेसिकली आउट जाएगी,
तो किस फॉर्म में बाहर निकलेगी ये लाइट रे? अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, अवे बेंड हो जाएगी। कैसे जाना चाहिए था बताओ इसका? इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइक दिस, पर ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी क्योंकि ये ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये कुछ इस टाइप से बेंड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। दक्ष, वर्तिका, फातिमा। ठीक है चलो, आपको क्वेश्चन आगे बढ़िया। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं करा के दिखाता हूँ, देखो कैसे बनाना है। देखो इस वाले केस में भी सबसे पहले लाइट रे नॉर्मली पड़ रही है। अगर लाइट रे नॉर्मली पड़ेगी तो बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाएगी लाइक दिस। अब वो स्ट्रेट पास हो गई, इस पॉइंट पे टकरा रही है, तो आप क्या बनाओगे? इस पॉइंट पे बनाओगे आप नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाते हैं, देखो ऐसे करके। लेट मी ड्रॉ नॉर्मल फॉर यू। देखो ये बना आपका नॉर्मल, बन गया नॉर्मल, ये 90 डिग्री होगा, राइट। अब मैं बता सकता हूं कि हमारी जो इंटरनल जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था। अगर जरूरत आप बता पा रहे हो तो बता दो कि कितना एंगल बन रहा है। सो ट्राई करते हैं बताने का। देखो ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, एंड 120 प्लस 60 करोगे तो 180 आएगा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। पर क्योंकि ये 90 डिग्री था तो ये बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ये 60 है और ये 90 है, 90 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 30। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था बताओ? इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था स्ट्रेट, पर वो क्या होगा? ग्लास से एयर में जा रही है तो अपने पास से नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। सो कहाँ बेंड कराओगे आप इसको? कुछ इस टाइप से बेंड करा दोगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? बताओ ये वाला।